कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारा विषय है वो आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का है। कल हमने ये देखा था गाइस कि जो मुगल काल है, तो मुगल काल में किस तरह से चीजें बदली, उसको पहले हमें देखना होगा। सबसे पहले तो ये था गाइस कि मुगल काल में अगर हम देखें एक चीज को, तो विषय को बिना समझे रटने का रिवाज था। विषय को बिना समझे रटने का, तो रोट लर्निंग था मुस्लिम एजुकेशन में। तो वो एक हम कह सकते हैं कि डिमेरिट के नाते, दोष के नाते देखा गया। इसके अलावा उच्च आदर्शों का अभाव। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे आपका जो है मॉडर्न एजुकेशन डोमिनेंट होने लग गया। मॉडर्न एजुकेशन कब आया? 1700 के बाद, है ना, 1700 के बाद, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया आई भारत, और उन्होंने पूरे भारत पे अपना एक रूल इस्टेब्लिश कर लिया पूरे भारत पे। तो उसके बाद उन्होंने एजुकेशन में भी कई तरह के चेंजेस किए, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आप किसी देश पे शासन कर सकते हो, है ना। बिना एजुकेशन को बदले, बिना सिलेबस को बदले, बिना करिकुलम को बदले, बिना पैटर्न को बदले आप किसी देश पे बहुत लंबे समय तक शासन कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने भी गाइस बहुत सारे हम कह सकते हैं कि चेंजेस किए, ड्रास्टिक चेंजेस किए, बड़े बड़े बदलाव किए। हमारे सिलेबस को बदला, पैटर्न को बदला, करिकुलम को बदला, पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके को बदला, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बदलाव किए। कई सारे रिकमेंडेशंस आए, कई सारे सजेशंस आए, उसका एग्जीक्यूशन हुआ। तब तो इतने लंबे समय तक वो रहे, ऑलमोस्ट 200 साल तक तो उनका शासन रहा है भारत में, 200 साल तक ऑलमोस्ट। तो इतने लंबे समय तक, दो दो शताब्दी तक रहना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो करीब 200 वर्षों तक उनका शासन रहा। तो एजुकेशन उसमें हम कह सकते हैं अहम भूमिका एजुकेशन यानी शिक्षा की रही है। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कई सारे ऐसे रिकमेंडेशंस हैं। जैसे आज मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बताऊंगा कि भाई आधुनिक भारत में किस तरह से चीज़ें बदली हैं। आधुनिक का मतलब है 1700 के बाद का जो समय है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, पहले उसको जानेंगे। फिर चार्टर एक्ट को देखेंगे। चार्टर एक्ट हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे आया हुआ सबसे पहला रिकमेंडेशन था चार्टर एक्ट, जिसके तहत 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था प्रत्येक वर्ष लिटरेचर के रिवाइवल के लिए। तो फंड्स दिए गए थे, पहली बार ऐसा देखा गया था कि सरकार की तरफ से फंड आया, वो भी 1 लाख रुपया उस जमाने में, 1813, मतलब आज से 200 साल पहले। तो आज से 200 साल पहले 1 लाख रुपया आज का कम से कम 100 करोड़ का वैल्यू होगा। तो इतना पैसा आ गया कि भाई आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करिए, लिटरेचर पे इन्वेस्ट करिए, स्कॉलर्स को थोड़ा फेलोशिप वगैरह दीजिए, ताकि माहौल देश में थोड़ा पठन पाठन का बने। तो चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे आज। इसके बाद गाइज इंग्लिश एक्ट आया 1835 का। फिर वुड डिस्पैच एक्ट आया, जिसके तहत कल मैं आपको बता भी रहा था कि जो भारत के 3 प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तो वो इसी के तहत बना था, वुड डिस्पैच एक्ट के तहत 1857 में। फिर हंटर कमीशन क्या आया, सैडलर कमीशन, हरतोग कमेटी, वर्धा कमीशन। तो अलग अलग तरह के गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं। इसको हम विस्तार से आज के टाइम पे देखेंगे। सबसे पहले गाइज मैं आपको लिए चलता हूँ कि आधुनिक शिक्षा का विकास। तो आप सभी को पता है गाइज कि मुगल के टाइम पे मदरसा, मकतब, पर्शियन भाषा, फारसी साहित्य, इसका प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे हुआ। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गई, तो ब्रिटिशर की भाषा तो इंग्लिश है, जिसकी जो भाषा होती है उसको वो प्रमोट करता है। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में पहले कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे भारत का कंपनी है रिलायंस, टाटा, है ना, या अडानी ग्रुप। इसी प्रकार से गाइज लंदन में या इंग्लैंड में आप कह लीजिए कि वहाँ की एक कंपनी थी, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस वगैरह है, वहाँ की एक कंपनी थी। तो वो वहाँ की एक कंपनी जो है वो भारत आती है व्यापार करने के लिए, जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट में आती है इसलिए नाम रख लेती है ईस्ट, इंडिया में आती है तो इंडिया और कंपनी अपना नाम कर लेती है ईस्ट इंडिया, और यहाँ पे अपना बिजनेस करने के पर्पज से आती है। हालांकि उसका दूरगामी दृष्टि था, बिजनेस करते 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 वो भारत को समझा उस कंपनी ने, और समझते समझते उसने क्या किया, भारत को गुलामी बना लिया, क्योंकि बड़ी कंपनी थी। इवन आज भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करता है। हालांकि अब बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आज भी स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट। उसका किसी तरह का मुझे लगता है कोई प्रोडक्शन का काम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी मतलब काम करती है एक कंपनी के नाते। तो एक कंपनी आप सोच सकते हो गाइस कि भारत आती है, यहाँ पे बिजनेस वगैरह करती है, करते 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 100 साल, 150 साल होते होते पूरे भारत पे वो क्या करती है, अपना एक रूल इस्टेब्लिश कर लेती है। हालांकि स्टार्टिंग में गाइज अगर हम, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, तो एजुकेशन में कई सारे
स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लिए गए, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे वॉरेन हेस्टिंग का 1781 में यहाँ का गवर्नर जनरल था। तो स्टार्टिंग डेज में जब ब्रिटिशर भारत आया तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये सबसे बड़ा पद होता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उस टाइम पे जो भारत में सबसे बड़ा पद होता था ऑफिशियली वो होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल को सबसे पहला राज्य है जिसको उसने गुलाम बनाया ब्रिटिश ने। तो इसलिए सबसे बड़ा पद भारत में होता था गवर्नर जनरल बंगाल। बाद में क्योंकि पूरे भारत को उसने गुलाम बना लिया तो नाम बदल गया, हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, वाइसरॉय। तो गाइस वॉरेन हेस्टिंग 1781 में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो उन्होंने अरबी और फारसी भाषा के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया, जिसका उद्देश्य था कि मुस्लिम्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसका प्रचार प्रसार हो और उसके विषय में जानकारी दी जाए सभी को। क्योंकि मुगल काल जस्ट खत्म हुआ था तो उसका प्रभाव था। तो कोई भी मान लीजिए कि एलियन कंट्री आएगी, कोई बाहर विदेशी लोग आएंगे, तो उसको कम से कम यहाँ के लोगों को भी थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में मदरसा वगैरह बनवाया और फारसी भाषा या मुस्लिम के जो रूल्स हैं या जो कानून हैं, कुरान को पढ़ाना, तो उन चीज़ों को इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। बाद में जाके गाइस 1784 में गाइस एशियाटिक सोसाइटी करके स्थापना इन्होंने किया। एशियाटिक सोसाइटी है ना, जिसके तहत गाइस जो भारत के जो टेक्स्ट हैं, जो भारतीय साहित्य है, तो उसमें जैसे हमारा मान लिया कि गीत गोविंदम है या भगवत गीता है, रामायणा है, महाभारता है, तो इस तरह के जो टेक्स्ट हैं, क्योंकि ये जो जितने भी टेक्स्ट हैं इसमें भारत बसता है, इसमें भारत का हृदय है। जब आप महाभारत पढ़ते हो तो आपको भारत की संस्कृति का पता लगता है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आपको भारत पता लगता है, भारत क्या है, भारत के लोग क्या है, भारत के लोगों का क्या मतलब कि सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, यहाँ के लोगों की मान्यता क्या है, बिलीफ क्या है। तो जब आप किसी भी देश की साहित्य को पढ़ेंगे तो साहित्य के माध्यम से क्या है ना, आसान होता है वहाँ के लोगों के बारे में जानना। तो आपको किसी भी देश के बारे में जानना है तो आप वहाँ के साहित्य को पढ़ सकते हो। तो आप वहाँ के साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं। तो इसी प्रकार से गाइज 1784 में वॉरेन हेस्टिंग ने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मेन पर्पस यही था कि भारतीय जो साहित्य है ना, उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, क्योंकि उस टाइम ये सब तो संस्कृत में था ना। 1784 में तो जितने भी ये टेक्स्ट हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं तो सारे संस्कृत में थे। तो संस्कृत तो समझ में आता नहीं था इंग्लिश मैन को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों को हायर किया जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, ट्रांसलेटर थे। उस टाइम तो बड़े मुश्किल से मिलते होंगे ट्रांसलेटर्स। उन्होंने संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तब जाकर के आपका भगवत गीता इंग्लिश में आ गया। चार्ल्स विल्किंस ने किया था ना, चार्ल्स विल्किंस, ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। इसके बाद रामायणा वगैरह कई सारे टेक्स्ट को मतलब ट्रांसलेट समय समय पे किया गया, जिसका जिसका मेन पर्पस या मेन आप कह सकते हैं गाइस बेनिफिट यही हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय साहित्य को और भारत को जाना कि भारत क्या है। रजुल प्लीज माइक म्यूट करिए। रजुल जैन मैम प्लीज म्यूट योर माइक। इसके बाद गाइस 1800 में कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में ही, क्योंकि कलकत्ता गाइस एक समुद्री क्षेत्र है ना, कोस्टल एरिया है, तो उधर से आना जाना होता था ना, आवागमन ज्यादा था कलकत्ता की तरफ से। तो वहां पे गाइस फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। हालांकि बाद में पैसे की कमी की वजह से बंद हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया फोर्ट विलियम कॉलेज। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें गाइस तो भारत में शिक्षा के लिए इन्होंने कई सारे प्रयास किए, खास करके हायर एजुकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन एम ये नहीं था कि भारत में शिक्षित करना लोगों को, भारत में लिटरेसी रेट बढ़ाना, ऐसा कोई उसका गोल नहीं था। उसका मेन था कि भाई उसके फायदे के लिए उसको लोग चाहिए थे। जैसे कुछ लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं इंडियन टेक्स्ट को, या कुछ लोग मान लीजिए कि उनको अपने ऑफिशियल्स में चाहिए, है ना, अधिकारी के नाते, काम करने के नाते। तो इसलिए गाइज वो ज़्यादातर हायर एजुकेशन पे फोकस करते थे ब्रिटिशर्स, कि भाई कॉलेजेस बनवाओ, वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं उनको थोड़ा पढ़ने का मौका दो ताकि वो पढ़ लिख करके उन्हीं के काम आए। जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो अल्टीमेटली आप ब्रिटिशर्स के ही काम आओगे, उन्हीं को सर्व करोगे। तो इसलिए ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, स्टार्टिंग डेज में ये लोग प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देने के बजाय इन्होंने कॉलेज एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। इसलिए इन्होंने चार्टर एक्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी या मदरसा वगैरह की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन्हीं के काम आएंगे, ब्रिटिशर्स को ही सर्व करेंगे, है ना। 1813 में गाइज एक बहुत बड़ा एक्ट आया, चार्टर एक्ट जिसको हम कहते हैं। तो गवर्नर जनरल ने ये ऐलान किया कि 1 लाख रुपया मिलेगा, जो मैंने अभी बताया भी आपको कि 1 लाख रुपया दिया गया कि लिटरेचर को फिर से जीवित यानी रिवाइवल के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो साहित्य था मेन तो ये इंटेंशन था कि इंडिया के लिटरेचर को समझा जाए, उसका ट्रांसलेशन हो सके, वहाँ के लोगों का पता लग सके भाई यहाँ पे लोग, क्योंकि आप किसी भी देश को गुलाम कब बनाओगे? जब आप वहाँ के लोगों को जानोगे। जब आप मेरी कमज़ोरी जानोगे तभी ना मुझे गुलाम बनाओगे। मेरी कमज़ोरी इट मीन्स कि भारत की कमज़ोरी क्या है? भारत का नस क्या है ना? भारत कहाँ झुकता है? तो वो साहित्य पे ही पता लगता है, क्योंकि लिटरेचर बहुत कुछ बयाँ करता है किसी भी देश, किसी भी संस्कृति के बारे में। तो ऐसे में लिटरेचर पे इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, एक बजट पूरा पास किया, 1 लाख रुपया दिया जाए और वेतन के नाते या फेलोशिप के नाते, स्कॉलरशिप के नाते, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य के बारे में ट्रांसलेशन वगैरह करें, लिखें, पढ़ें। इसके साथ ही साथ गाइस जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर का एजुकेशन के लिए इतना इन्वेस्ट करना, वो ये था कि जो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जैसे हवलदार, सूबेदार, सिपाही वगैरह, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स तो इतनी संख्या में आ नहीं सकते थे भारत, क्योंकि उनका कारोबार सिर्फ भारत में तो नहीं था ना। 40% ऑफ द वर्ल्ड वर लाइक द कॉलोनी टू द ब्रिटिशर्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो पूरे विश्व का 40% देश उसका गुलाम था। तो सिर्फ भारत में तो ऐसे में इतने लोग कहाँ से मिलेंगे उनको? तो वो क्या करते थे, जिस देश में जाते थे वहीं के लोगों को यूज करते थे। तो भारत के लोगों को नौकरी भी देते थे, मतलब ब्रिटिश पुलिस में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स में। तो ये भी एक बड़ा कारण था गाइस कि ये लोग एजुकेशन के ऊपर इतना इन्वेस्ट वगैरह करते थे, ताकि इनको अपने काम के लिए लोग मिल जाएं, ताकि इनका काम सुचारू तरीके से चलता रहे। इसके बाद गाइस बहुत बड़ा एक बदलाव आया, एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1834 में, जब लॉर्ड मैकॉले भारत आए। लॉर्ड मैकॉले बहुत बड़े शिक्षाविद थे, डिप्लोमेट थे। इनको भारत लाया गया ब्रिटेन से, और इनको मेन यही कहा गया कि भाई आप यहाँ के एजुकेशन की पूरी प्लानिंग करो, कि यहाँ के एजुकेशन में किस तरह के चेंजेस हमें करने चाहिए, उस हिसाब से फिर हम नए नियम कानून बनाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले गाइस ब्रिटेन से चल करके भारत आते हैं 1834 में, और आते के साथ गाइस उसको, मतलब कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता है ना, जो जिसको आप मंत्रिमंडल कहते हो, जो कि जिसके सलाह से देश चलता है, तो उस तरह का पद इनको मिल गया। इनको मेंबर बना दिया गया। जो सलाहकार समिति थी उस टाइम पे, गवर्नर जनरल की जो टीम थी, उस टीम का ये हिस्सा हो गए कि भाई आप एजुकेशन के लिए मतलब काम करो, ड्राफ्टिंग करो, बताओ कि कैसे हम लोग भारत में लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। तो लॉर्ड मैकॉले अपने होमवर्क में लग गए। इन्होंने 1 साल में जो है अपना मिनट प्रस्तुत किया, यानी जो अपने रिकमेंडेशंस थे, जिसमें कई सारे पॉइंट्स इन्होंने लिखे कि भाई भारत में किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए, कि कैसा शिक्षा हो कि भारत में हम लंबे समय तक टिकें, यहाँ शासन कर सकें, गुलाम बना सकें। तो 1835 में गाइज इन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है, जो कि मैकॉले मिनट के नाम से बहुत फेमस है, मैकॉले मिनट उस नाम से बहुत फेमस है, वो 1835 में आया, जिसका नाम पड़ा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा बताया गया जो वो अधिनियम है, वो नियम है, जो कि लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1835 के बाद। और मैकॉले ने गाइस सबसे बड़ा एक थ्योरी दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें क्या था? इसमें यह था गाइस कि कम कम खर्च में कैसे आप मतलब कि कैसे आप ज्यादा आउटपुट ले सको, यानी पैसा कम लगे और आउटपुट ज्यादा आए, क्योंकि भारत की आबादी तो बहुत थी, सबको पढ़ाने लगेंगे तब तो करोड़ों का खर्च है। तो फिर इन्होंने एक थ्योरी निकाली, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि सबको पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ लिमिटेड लोगों को पढ़ाओ। जैसे आज भारत में देखते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस होने लग गया। पहले तो कुछ जगहों पे होता था, अब तो हर जगह पे हो गया। तो मान लीजिएगा इसकी किसी कॉलेज में, मान लीजिए जेएनयू है या आईआईटी है, अब वो क्या करेगी, बस 10 बच्चों को ही लेती है वो, या 12 15 20 बच्चों को, उससे ज्यादा कोई नहीं लेता। जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो एक डिपार्टमेंट में 12 15 20 25 5 ऐसी सीट्स होती हैं, आप देखते हो। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो कुछ लोगों को चयनित करो, जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान, उस तरह के लोगों को चयनित करो, उनको पढ़ाओ, और उनको पढ़ाओ, उनको ट्रेनिंग दो, और उसके बाद उनको क्या करो, जॉब देके भेज दो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में। जो मान लो 1,000 लोगों का चयन हुआ, 1,000 लोगों का चयन हुआ, 1,000 लोगों पे पैसा खर्च हुआ, उनको पढ़ाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई इंग्लिश की, और उसके बाद उनको भारत के तमाम प्रांतों में भेज दिया गया कि भैया झोला उठाइए, और झोला उठा करके उसमें पेन पेपर रखिए और जाकर के प्रचार प्रसार करिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, या इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार करो कि भाई इंग्लिश अच्छा है, ब्रिटिशर्स अच्छा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पैसा भी कम लगा, पैसा भी कम लगा और सक्सेसफुल भी हो गया प्लान। क्यों? क्योंकि भारत के लोग ही भारत के लोगों को समझा रहे थे।
अगर आपको कोई विदेशी समझाएगा तो आप नहीं समझिएगा, लेकिन भारत का लोग ही, मान ली मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आप समझ जाओ, क्योंकि एक अपनापन है कि भाई आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय। तो लॉर्ड मैकॉले ने सोचा कि एक काम करते हैं कि भारतीयों को ही ट्रेन करो, इनको ही पैसा दो, ताकि ये लोभ में आके और अपने लोगों को ही जाके समझाएं कि हम लोग कैसे बेहतरीन हैं, कैसे अच्छे हैं, हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, हम लोग डेवलपमेंट के लिए आए हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से काम किया। इसके साथ ही साथ गाइज, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी, मतलब जिसको ब्रिटिशर्स ने चयन किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के तहत, अधोगामी निष्पादन सिद्धांत के तहत, तो ये एक ऐसा वर्ग था जो कि सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा था। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े एलाइट थे, उनका एक तरीका था काम करने का, वो डायरेक्ट जनता के पास नहीं जाते थे, वो लास्ट में जाते थे, वो पहले हमें ही भेजते थे। आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की मूवी देखते हो तो आप देखोगे कि जो भी पुलिस पुलिस होता था वो कौन होता था, इंडियन ही होता था। यानी हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ रिक्रूट किया जाता था और वो हमें फिर रूल करते थे। और जो ब्रिटिशर्स होते थे वो तो बस आदेश देते थे, वो तो बस ऑर्डर देते थे, हाँ भाई ऐसा करो। पर जो करवाने वाले लोग कौन होते थे, वो इंडियन ही होते थे। तो ऐसे में ये जो लोग थे, जो चयनित लोग थे, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट सेलेक्ट करती थी, उनको उनके ऊपर पैसा खर्च करती थी, उनको एक जॉब के नाते आप कह लो जॉब देती थी, वही लोग क्या करते थे, सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज बनते थे। यानी इंडियंस को समझाते थे कि भाई आप इनके रूल को मानो, विरोध मत करो, ये अच्छे लोग हैं, ये विकास करने के लिए आए हैं, इसके आने से आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, इस तरह की बातें। इसके बाद गाइस 1835 में तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, इसमें कई तरह के बदलाव आए, इंग्लिश को कंपलसरी किया गया, खास करके हायर एजुकेशन में कहा गया कि भाई इंग्लिश को कंपलसरी करो, प्राइमरी क्लासेस में यू नो सेमी इंग्लिश, आधा इंग्लिश आधा हिंदी ऐसा करके पढ़ाएं, लेकिन हायर एजुकेशन में इंग्लिश को कंपलसरी इन्होंने किया, ताकि इंग्लिश में लोगों को बोलना आ सके, इंग्लिश कम से कम लोग समझें, बोलना भी पाए तो समझें एटलीस्ट, क्योंकि तभी तो आप ब्रिटिशर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे या वो कुछ आपको बता पाएंगे, अदरवाइज उनको हिंदी सीखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया लोगों को। ठीक है। इसके बाद गाइस 1854 में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया जिसको हम कहते हैं कि चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट। तो वुड डिस्पैच इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यही प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया गाइस कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई। जो उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है ना डलहौजी, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। तो लॉर्ड डलहौजी ये उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, यानी 1854 में हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा चार्ल्स वुड की जो भी बातें थी, जो रिकमेंडेशंस थे, एजुकेशन में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, जो भी इन्होंने बताया, तो लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकार किया, उसको लागू करवाया। जिसमें सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होने चाहिए 3 कॉर्नर्स पे, खास करके जो हमारा कोस्टल एरिया है, क्योंकि भारत में ये 3 जो है समुद्री क्षेत्र हैं, चाहे वो कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे। इन तीनों जगह पे आप देखिए कि समुद्र का किनारा लगता है, कलकत्ता में भी समुद्र का किनारा लगता है, मद्रास में भी समुद्री किनारा लगता है, और मुंबई में तो लगता ही है, जुहू बीच वगैरह है ना। तो गाइस इन तीनों रास्ते से ब्रिटिशर्स भारत आते थे, इसलिए इन तीनों जगह पे आज भी आप जाएंगे ना, आज भी आप कलकत्ता जाओगे तो आपको ब्रिटिश वाला फील आएगा। अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन कलकत्ता मुझे लगता है अभी भी आप जाएंगे तो थोड़ा आपको फील आ जाएगा, है ना। अभी भी वो ब्रिटिश के बड़े बड़े भवन, कोठी वगैरह, मॉन्यूमेंट्स, या पहले तो वहाँ पे ट्रम भी चलता था। अभी मुझे लगता है ममता बनर्जी ने बंद करवा दिया, मतलब मुझे लगता है अभी 4-5 साल 10 साल में बंद हुआ। वरना मैं एक बार 2012 में गया था तो लंदन वाला फील आता आपको, मतलब सड़क पे ही ट्रम है, यानी जो सड़क पे जो ट्रेन नहीं चलता लंदन में, लंदन में जो मूवीज वगैरह में देखते हो ना, सड़क पे ही ट्रेन चलता है। अच्छा अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कम चलता होगा मैम, मुझे लग रहा है बहुत, जहाँ तक मुझे पता लगा कि बहुत कम चलने लगा ना। हाँ अब बहुत लिमिटेड जगहों पे चलता है। तो उस टाइम पे मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, 2012 में तो पूरे कलकत्ता में करीब करीब चलता था, रूट कम हो गया है। तो कितना सुंदर आप इमेजिन कर सकते हो कि सड़क पे वो ट्रेन चलता था, और 5 रुपया मतलब ऐसा कुछ लगता था, कुछ कुछ जगह चलता है। हाँ मतलब वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। अभी तो पहले तो हर जगह चलता था, अब हर जगह से कुछ जगह, और कुछ जगह के बाद अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो है ना, उसको खत्म करने के पीछे सरकार का ये मंशा है। तो इसका रीजन यही था गाइस कि ब्रिटिशर्स बहुत लंबे समय तक कलकत्ता रहे। ऐसे ही बॉम्बे भी आप जाओगे तो वो वाला फील आपको आएगा, मद्रास भी जाएंगे तो आपको वो मिलेगा, ऐसी चीजें, ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय बिताते थे ना ब्रिटिशर्स वगैरह। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनाया इन्होंने, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। ठीक है। इसके बाद गाइस देश में जो शिक्षा पद्धति है उसको व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने एंग्लो वर्नैकुलर, यानी अर्ध अंग्रेजी, सेमी इंग्लिश जिसको आप कहते हो ना,
क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश तो कर नहीं सकते। कंप्लीट इंग्लिश में उस समय किसको समझ में आता? अभी ही नहीं आएगा बहुत लोगों को, उस समय तो और भी इलिटरेसी इतनी थी। तो सारी चीज़ अगर इंग्लिश में कर दोगे, सारा सिलेबस, तो किसको आएगा समझ? तो ऐसे में सेमी इंग्लिश, एंग्लो वर्नैकुलर, यानी आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ऐसा करके इन्होंने करिकुलम बनाया ताकि लोगों को हिंदी इंग्लिश की समझ हो, इंग्लिश भी समझ पाए हिंदी भी समझ पाए, मतलब बाईलिंगुअल जिसको आप कहते हो। तो इसको इन्होंने लागू किया पूरे देश में, खास करके उच्च शिक्षा में। इसके अलावा गाइस वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने वुमेन एजुकेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई महिला शिक्षा। और सभी राज्य में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आज आप देखते हो कि भारत में अगर 28 राज्य है तो 28 राज्य का अपना शिक्षा विभाग है, अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। जैसे दिल्ली एजुकेशन बोर्ड, या उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड, बिहार एजुकेशन बोर्ड, झारखंड एजुकेशन बोर्ड, बंगाल एजुकेशन बोर्ड। तो आप देखते हो जितना राज्य है उसका अपना राज्य शिक्षा का अपना बोर्ड है, यानी उसके अपने स्कूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है। बाकी केंद्र सरकार का तो जो स्कूल कॉलेज होता है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भारत में जितने राज्य हैं, हर जगह शिक्षा विभाग अपना राज्य के स्तर पे भी होना चाहिए, ताकि राज्य अपना भी व्यवस्था चलाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सेंट्रल में ही हो, केंद्र सरकार चलाए, राज्य का भी हो। तो आज आज भी ये सब चीज़ चल रहा है भारत में। अभी भी आप देखते हो कि प्रत्येक राज्य में आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सभी राज्य में अपना अपना शिक्षा विभाग है। तो ये 1854 का वुड डिस्पैच था। इन्होंने काफ़ी कुछ बदला देश में, हायर एजुकेशन में काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई, यूनिवर्सिटीज़ आ गए, एडमिशन्स होने लग गए, देश में शिक्षा का माहौल आया, है ना। काफ़ी लोग उससे, आज भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी आज भी काम करता है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी आज भी है, प्राचीन है बहुत। इसके बाद गाइस 1882 में आया हंटर कमीशन। हंटर, तो हंटर कमीशन, इसका नाम ही हंटर है, इन्होंने चलाया भी था हंटर आकर के। जैसे इनके लॉज को आप पढ़ेंगे, रिकमेंडेशंस को, तो इन्होंने आके ये बातें बताई कि जो इनसे पहले चार्ल्स वुड थे, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, चार्ल्स वुड, तो उन्होंने कहा कि वुड ने जो भी अपने रिकमेंडेशन दिए, तो उसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए तो ठीक ठाक बात उन्होंने की, यानी उच्च शिक्षा के लिए तो उन्होंने ठीक ठाक बातें कर दी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो जब तक प्राथमिक शिक्षा पे हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक मान लीजिए कोई विद्यार्थी क्लास 1-2 नहीं पढ़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, तब तक वो कॉलेज जाएगा कहाँ से? हायर एजुकेशन तो बाद में लेगा ना, पहले तो प्राइमरी एजुकेशन की आवश्यकता है। तो ऐसे में गाइस इन्होंने कहा कि हमें उच्च शिक्षा के पहले प्राथमिक शिक्षा पे बल देने की जरूरत है। तो स्कूल्स वगैरह जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको सेटअप करने की बात इन्होंने की। और इन्होंने कहा कि जो नगर निगम है, जो शहर की सरकार जिसको बोलते हो ना, शहर की सरकार, जैसे दिल्ली नगर निगम है ना, लखनऊ नगर निगम, देहरादून नगर निगम, पटना नगर निगम, या आप जिस भी जिले में रहते हो तो सभी अपना नगर निगम या नगर परिषद है। आप भारत के जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, तो उस जिले का गाइज अपना या तो नगर निगम होगा या तो नगर पालिका, नगर परिषद, कुछ ना कुछ होता है, यानी सरकार, शहर की अपनी सरकार चलती है। जो शहर में मान लीजिए कूड़ा कचड़ा, लाइट, है ना, सड़क बनवाना, बहुत तरह के काम को वो करती है नगर निगम वाले लोग, है ना। तो गाइज ऐसे में हंटर ने ये कहा कि हमारे जो शहर की सरकार है, जिसको आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी दी जाए। जो हमारा नगर निगम है, जो हमारा नगर पालिका है, उसको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपना प्राइमरी स्कूल चलाए, प्राइमरी स्कूल बनवाए, उसको चलाए, उसको रन कराए, उसको गवर्न करे, हर तरह से जो है वो करे, ठीक है। और यही नहीं गाइज, इन्होंने ये भी कहा कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा जाए। जैसे जब हम क्लास 8 या उससे ऊपर में के क्लास में जाते हैं, तो उसको कहा गया कि इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक लिटरेरी और एक वोकेशनल। तो लिटरेरी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई 6 क्लास तक या 8 क्लास तक पढ़ा, अब उसको पढ़ाई में मन लगता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो फिर वो आगे उसको कॉलेज में भेजो। और अगर मान लो कि बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ऐसे में उसको पढ़ाने से अच्छा है कि उसको कोई छोटा मोटा डिप्लोमा करा के उसको जॉब की तरफ भेजो, बिजनेस की तरफ भेजो। तो एजुकेशन को हंटर ने 2 पार्ट में बांट दिया, एक लिटरेरी और एक वोकेशनल। लिटरेरी का मतलब वो बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा है, जो टॉपर्स हैं या जिनका पढ़ाई में मन लगता है, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आगे भेजो। और जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको क्या है, छोटे मोटे कोई स्किल सिखा के उनको बिजनेस की तरफ या जॉब की तरफ भेज दो। तो डेट इज वोकेशनल। ये हंटर ने कहा, इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी और लोगों को काम भी मिलेगा। ये आज भी चल रहा है हमारे देश में, लिटरेरी वोकेशनल कोर्सेस हैं कई सारे। और यही नहीं गाइस, हंटर आयोग की सिफारिशों के बाद ही जो भारत में 2 यूनिवर्सिटीज भी, यानी हम कह सकते हैं
कि हंटर कमीशन जो आया, तो ये भारत में ब्रिटिश सरकार के समय पे पहला ऐसा रिकमेंडेशन था, पहला ऐसा आयोग आया जिसने गाइस स्कूल से लेकर के मतलब सेकेंडरी एजुकेशन तक और विश्वविद्यालय कॉलेज तक के बारे में इन्होंने चर्चा की। स्कूल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे तो बता ही दिया मैंने। इसके साथ साथ गाइस अगर हम कॉलेज की बात करें तो पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब जो हमारा 1882 में बना और इलाहाबाद जो 1887 में बना, है ना। पंजाब विश्वविद्यालय ये स्टेट यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद गाइस भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इलाहाबाद कब बना है, 1887 में। इलाहाबाद कब बना है, 1887 में। तो भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय यही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इससे पहले कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, यही पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना किसके तहत हुई थी, हंटर आयोग के तहत 1882 में आया था और 1887 में इलाहाबाद बन के। यही कारण है गाइस कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप जाएंगे, कई लोग आप पढ़ते भी हैं वहाँ पे, तो उसका जो पूरा भवन है वो पूरा ब्रिटिश लुक में बना हुआ है, तो इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, ईस्टर्न इंडिया का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता है। तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बाद गाइस 1917 आया। 1917 आया तो सैडलर कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया, सैडलर आयोग जिसको हम कहते हैं। इसको किसी भाषा में हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसी का नाम है। क्यों ना इसका नाम है, क्योंकि गाइस जैसे कि 1857 में मैंने आपको बताया कि 1857 में ये यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया कलकत्ता। तो करीब 40-50 साल पढ़ाई चला। इसके बाद क्या हुआ कि भाई क्या है ना, जैसे हम लोग कॉलेज का रिव्यू करते हैं, अब तो खैर प्रत्येक वर्ष होता है, उस समय 40-50 साल में एक बार होता था। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे एक रिसर्च कमेटी बनी, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी ड्रॉबैक्स उसके थे, या जो भी कमियां थी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, या वहाँ की व्यवस्था में, किताब कॉपी में, भवन में, उस पर एक रिसर्च कमेटी बन के जो भी कमी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कमी को मतलब उस पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया। और उस रिपोर्ट के आधार पे पूरे भारत में हायर एजुकेशन में मतलब चेंजेस किए गए। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को मॉडल माना गया, बेस माना गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, हम मान सकते हैं कि पूरे देश में शिक्षा में करीब करीब ऐसी ही दिक्कत होगी। तो उस हिसाब से बदलाव किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, क्योंकि इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे ही क्या किया गया था, रिसर्च अध्ययन किया गया था। और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, कई तरह के सुझाव आए। जैसे पहला सुझाव ये था गाइस कि यूनिवर्सिटी लेवल के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है, तो उनको फिर लिटरेरी यानी कॉलेज की तरफ भेजो। ठीक है, स्कूलों में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालय को राहत देना, यानी गाइस स्कूल में ही +2 पढ़ा दो। जैसे पहले तो 10 के बाद +2 कॉलेज में होता था ना, अभी भी कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता है। तो ये कहा गया गाइस कि स्कूल में ही 10 के बाद +2 जोड़ो, कॉलेज में आप डायरेक्ट यूजी में जाइए। हालांकि कई इंटर कॉलेज अभी भी चलते हैं, बट कम है। अब तो स्कूल में ही हम लोग 10 और +2 कर लेते हैं, स्कूल में +2 करने के बाद यूजी में जाते हैं कॉलेज। पहले तो 10th के बाद 12th 11th क्लास में ही हम लोग कॉलेज चले जाते थे, 11th 12th भी कॉलेज से ही होता था। तो ये कहा गया कि भाई स्कूल में ही +2 कराया जाए, कॉलेज में +2 ना कराया जाए, है ना। तीसरा ये कहा गया कि विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, जो विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते, ठीक है, जो मान लीजिए कि आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाना। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रूल्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना, ताकि सब पढ़ें सब बढ़ें, ये पॉलिसी पे काम हो सके, सभी को पढ़ने का मौका मिले। उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, थोड़ा ढीलापन देना पड़ेगा। यही नहीं गाइज, ये भी कहा गया सैडलर कमीशन में कि ये बहुत आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल हो, लाइब्रेरी हो, और एक कैंपस हो, सेंट्रलाइज्ड कैंपस हो, ताकि एक कैंपस में ही रहना, खाना पीना, पढ़ना, हर तरह की व्यवस्था हो, ताकि बच्चों को रोज भाग दौड़ ना करना पड़े। क्योंकि पहले गाइज उतना तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था ना, तो कहाँ से इतना दूर दूर से बच्चे आते। तो इसलिए गाइज ये कहा गया कि छात्रावास की व्यवस्था हो, एक ऐसा कैंपस हो जहाँ रहने का, खाने का, हर तरह की व्यवस्था हो, वहीं रह करके पढ़ भी सकें बच्चे। तो ये भी कहा गया है। इसी के तहत गाइज अब जो भी कैंपस बनता है, आप देखते ही हो, ज़्यादा सेंट्रलाइज कैंपस बनता है कि कैंपस में ही रहना, खाना पीना, है ना, कैंटीन वगैरह, क्लासेस, सब कुछ वहीं होता है, ऑडिटोरियम। तो ये भी कहा गया, क्योंकि बच्चे दूर से आके रोज पढ़ना, फिर वापस जाना, फिर पढ़ना, फिर वापस जाना, ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये
साथ ही गाइस वुमेन एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। यानी जो टीचर ट्रेनिंग की जब आप बात कर रहे हो, बीएड डीएलएड जो आता है ना, बीएड डीएलएड या और भी कई सारे टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज आजकल होने लग गए, तो उसके लिए भी कहा गया कि टीचर ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो अध्यापन को भी जो है, जो अध्यापक हैं उनको भी प्रशिक्षण, तो उसके लिए कई सारे कॉलेजेस वगैरह समय के साथ खुलने लग गए। तो ये आपका सैडलर कमीशन में कहा गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे अध्ययन करने के बाद ये बातें सामने आई। तब जाके गाइस हमारा 1929 में आता है हरतोग कमेटी। हरतोग कमेटी में क्या कहा गया 1929 वाले में, कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज्यादा इंफेसिस दिया जाए, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में इसका विस्तार या अनिवार्य ना बनाया जाए। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है उस पर मेन फोकस, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे मेन फोकस किया जाए। क्योंकि गाइस जब प्राइमरी क्लासेस में बच्चे पढ़ेंगे वही तो कल को कॉलेज में जाएंगे ना। जब प्राइमरी में ही आपका स्टूडेंट नहीं है तो कहाँ से कॉलेज में जाएगा। दूसरा गाइस हरतोग कमेटी में यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेवल को रेज करने की आवश्यकता है, और साथ के साथ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम करा के प्रवेश को नियंत्रित करना, माने सबको कॉलेज में एडमिशन देने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम कराइए, एंट्रेंस में जो क्वालिफाई करेगा दे विल गेट चांस टू गेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो एंट्रेंस का सिस्टम हरतोग के समय से आया। इन्होंने कहा कि सबको एडमिशन देने से अच्छा है कि एंट्रेंस एग्जाम कराइए, ताकि सेलेक्टेड बच्चे ही कॉलेज में आ सकें। भीड़ ज्यादा क्राउड करने क्या फायदा है। तो इन्होंने एंट्रेंस लगा दिया उसी समय से कि एडमिशन को कंट्रोल करो, सबको मत दो, प्रवेश परीक्षा कराइए, उसमें जो पास करेगा उसको एडमिशन मिलेगा, जो नहीं पास करेगा उसको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ गाइस इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल एलिजिबल हो, पात्र हो, पढ़ाई में अच्छे हो, उनको ही हाई स्कूल यानी 9th 10th 11th 12th में एडमिशन मिले, जबकि जो एवरेज बच्चे हैं उनको बिजनेस की तरफ भेजा जाए या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, कुछ जॉब वगैरह बिजनेस ऐसा इस तरफ भेजा जाए, ना कि उनको आगे पढ़ाया जाए। क्योंकि जिनका पढ़ने में मन नहीं है वो बहुत पढ़ के कोई फायदा तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि वो बिजनेस में कुछ अच्छा करें, कुछ टेक्निकल सीख लें, उसमें कुछ बेहतरीन करें, ठीक है। इसके बाद गाइस एक आया वर्धा एजुकेशन कमीशन, जिसको गांधी जी से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के सपनों का कमीशन था। तो गांधी जी का जो सपना था भारत की शिक्षा कैसी हो, भारत की शिक्षा कैसी हो, तो उसमें गांधी जी का जो सपना था उन्होंने अपने सपनों को वर्धा एजुकेशन कमीशन में लिखा, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, और आज वर्धा में वर्धा विश्वविद्यालय भी बड़ा फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जिसको आप कहते हो। हिंदी का भारत में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, भारत का नहीं एशिया का, हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया हिंदी का, उसका नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में। तो महाराष्ट्र में जगह है, बड़ा फेमस है। तो 1937 में गाइज एक मैगजीन आता था हरिजन करके, हरिजन करके एक ये मैगजीन निकाला करते थे। तो उसी मैगजीन में इनका एक आर्टिकल आया था एजुकेशन को लेके कि भारत में शिक्षा कैसी हो। तो उसी आर्टिकल को जो है वर्धा एजुकेशन कमीशन हम लोग कहते हैं, जिसमें कई महात्मा गांधी ने कई तरह की बातें बोली। जैसे पहला कि भाई आप जो है हैंड प्रोडक्शन, उस टाइम मशीन तो था नहीं, कंप्यूटर थे नहीं, तो उस समय हाथ हस्त उत्पादन माने प्रोडक्शन को ज्यादा फोकस करो। बच्चों को सिखाओ कि कंपनी में फैक्ट्री में काम कैसे किया जाता है, उनको काम करना सिखाओ, उनको मैन्युफैक्चरिंग सिखाओ, ताकि वो बेरोजगार ना रहे। इसलिए देखो गांधी जी का तस्वीर जहां रहता है चरखा के साथ रहता है। तो चरखा क्या सिंबलाइज करता है कि भाई आपके हाथ में अगर स्किल होगा तो आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। जो गांधी जी का चरखा है वो क्या सिंबलाइज करता है, आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भर कौन होता है, जिसके पास कोई स्किल हो। आज आपके पास कोई स्किल होगा तो आप बेरोजगार तो कम से कम नहीं रहिएगा। ये अलग बात है कि आप बहुत सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आप बेरोजगार नहीं रहेंगे इसकी गारंटी है, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है। तो ये गांधी जी का था कि भाई पढ़ाई के साथ साथ जो है प्रोडक्शन सिखाइए बच्चों को, इंटर्नशिप वगैरह जैसे आजकल होने लग गया, इंटर्नशिप वगैरह कराइए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ गाइस मातृभाषा, जिसको आप मदर टंग कहते हो, जो अब जाके एनईपी में आया, ये कहा गया कि कम से कम 7 साल तक, यानी क्लास आप कह लो कि क्लास 5th तक कह लो, प्रारंभिक शिक्षा आपका मदर टंग में ही हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये गांधी जी का कहना था, जो अब जाके एनईपी में हुआ है कि क्लास 5 तक आप मदर टंग में ही अब आप पढ़ोगे, जो भी आपका मातृभाषा है, भारत का कोई सा भी भाषा है उसमें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा गाइज एक रूरल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय का भी मॉडल था। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई भारत जो है वो गाँव में बसता है। भारत कहाँ बसता है, गाँव में। तो भारत में यूनिवर्सिटी बनाना है तो गांव में बनाओ, शहर में बनाने से बहुत लाभ नहीं, तो शहर में ऑलरेडी है।
तो इसी के तहत गाइस जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पे कॉलेजेस बनने लग गया सुदूर इलाके में, जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती, जहाँ बैलगाड़ी भी नहीं जाती, वहाँ पे कॉलेजेस, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं। अभी भी बन रहे हैं, आप देख रहे हो जो नए-नए संस्थान बनते हैं सारे हाईवेज़ पे, इतना-इतना दूर बनता है कि वहाँ मतलब बैलगाड़ी भी जाना मुश्किल हो जाता है कई बार। इंटरनेट, वाई-फाई बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है गाइस कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में संस्था बनता है, तो वहाँ के लोग फिर शिक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोग अवेयर हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको फिर मौका मिलता है। तो ये ब गांधी जी का सपना था कि भारत गाँव में बसता है, तो यहाँ पे संस्थान भी गाँव में होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाइए बड़े-बड़े संस्थान, तब जाके गाँव के लोग पढ़ पाएँगे, जुड़ेंगे। शहर में कितना लोग आ पाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही तो शहर आएगा ना, सब लोग तो आ नहीं सकते शहर पढ़ने। तो ऐसे में गाँव में ही खोलिए। तो ये भी एक सपना था, इसको भी साकार समय के साथ किया गया। इसके बाद गाइस हम कह सकते हैं कि परतंत्र भारत यानी कि डिपेंडेंट इंडिया, गुलाम भारत का जो लास्ट एजुकेशन एक्ट आया था, दैट इज सार्जेंट प्लान 1944 में। इसके बाद तो भारत आजादी हो गया 47 में। तो 1944 में ये लास्ट था जो ब्रिटिश के तहत आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत। तो सार्जेंट प्लान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भी गई स्कूल से लेकर के और हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक की बात इन्होंने की, क्या क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे पहला इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री प्राइमरी दो, जिसको आज आप प्ले स्कूल कहते हो। आज हो गया ना प्ले स्कूल, कि भाई प्ले स्कूल में डालो। तो ये इन्होंने कहा कि बच्चा 3 साल का हो तो प्ले स्कूल में डालो, और 6 साल तक, माने शुरू का 3 साल उसको प्ले स्कूल में रहने दो, फिर 6 साल से 11 साल तक जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकार दे। फ्री एजुकेशन यानी क्लास 5 तक या क्लास 8 तक कह लो, क्लास 8 तक गवर्नमेंट सबको फ्री एजुकेशन दे। और कंपलसरी एजुकेशन माने क्लास 8 तक आपको पढ़ना ही होगा, ऐसा करके नियम बने कि क्लास 5 तक, क्लास 8 तक मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको, अनिवार्य है, जैसे अब हो गया। और इसके बाद गई 11 साल के बाद और 17 साल तक, माने हम कह सकते हैं 8 के बाद और 12 क्लास तक ऑलमोस्ट, एंट्रेंस के थ्रू कुछ चयनित बच्चों को जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भेजा जाए, माने 9, 10, 11, 12। तो उसमें चयनित बच्चों को, सबको नहीं। क्लास 8 तक बहुत पढ़ लिए, उसके बाद वही बच्चे 9th में या 10th में जाएंगे जो काबिल हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो इस प्रकार से एक एंट्रेंस हम लोग क्लास 8 में से दिखते थे, पहले बोर्ड होता था, अभी भी होने लग गया अब तो बोर्ड एग्जाम होता था पहले। क्लास 10th में, क्लास 8 में भी बोर्ड होता है, एनईपी में भी होगा। तो उस बोर्ड के थ्रू जो बच्चे पास करेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं जाएंगे तो वो फिर व्यावसायिक शिक्षा की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे सार्जेंट प्लान ने कई तरह की बातें करी। अभी भी आप देखिए जो एनईपी 2020 आया, उसमें भी 5+3+3+4 का है, वो भी सार्जेंट प्लान से मिलता जुलता है। क्योंकि सार्जेंट प्लान में भी, सार्जेंट जो प्लान आया था 1944 में, तो इसमें भी इन्होंने उम्र के तहत बांट दिया कि कौन सा उम्र का बच्चा कहाँ जाएगा। अगर आप 3 से 6 वर्ष के हैं तो प्ले स्कूल जाइए, 6 से 11 तक के हैं तो भाई स्कूल में आइए, फ्री एजुकेशन सरकार दे आपको, सरकारी। और 11 से 17 तक में जो है लिमिटेड बच्चे, सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आज एनईपी में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, एज वाइज बांटा गया है ना, 5+3+3+4। तो इस प्रकार से गाइज हम कह सकते हैं कि चीज़ें हुई। इसके बाद देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ किया, काफ़ी संस्था वगैरह बनवाया, कॉलेजेस बनवाए, स्कूल्स बनवाया, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। कई सारे नियम कानून उनके आज भी हमारे भारत में चलते हैं, जो उन्होंने बनाए थे वो आज भी हम उसको मान रहे हैं, वो भी आज भी चलता है। बहुत कुछ बदला भी है, एनईपी में तो बहुत कुछ बदल गया। एनईपी के पहले तो इंग्लिश एजुकेशन वाला ही चलता था सब कुछ, नियम कानून। तो इसके बाद देश आज़ाद हो गया, 1947 आया। तो 1947 के बाद किस तरह की चीज़ें हुई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, फिर आपके राधा कृष्णन जो है आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, है ना, फिर अबुल कलाम आज़ाद हुए, तो अलग अलग। तो ऐसे में गई शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, राधा कृष्णन कमीशन भी आया ना, राधा कृष्णन, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, टीचर्स डे। तो वो सबसे पहला कमीशन उन्हीं का था जो आया था, है ना। अ, हम कह सकते हैं कि जिसको आप कहते हो ना कि आज़ाद भारत, तो आज़ाद भारत का जो पहला कमीशन आया था वो राधा कृष्णन कमीशन के नाते ही आया था, राधा कृष्णन कमीशन के नाते। तो उसमें बहुत तरह की बातें थी, फिर उसको लेकर के काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह किए गए भारत में। तो उसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, उसको कल के क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में मदान सर आएंगे, कल वेडनेसडे है, कल सर का टाइम अपॉइंटमेंट लिया है। तो कल हमारा जो 9:30 पे सेशन होगा गाइज, उस पे जो पेपर 1 के मास्टर ब्लास्टर हैं केवीएस मदान सर, जिनकी बुक भी आप लोग पढ़ते हो, सभी लोग पढ़ते हैं, तो कल केवीएस मदान सर 9:30 पे हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस को लेकर आ सकते हो,
क्योंकि उन्हीं की बुक को पढ़ के सब लोग नेट जेआरएफ करते हैं। तो मैंने उनको कल रिक्वेस्ट किया है, कल 9:30 पे वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्लास में। तो आपके मन में जो भी दुविधा है, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन सिलेबस, सब लोग अपना कोई क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा, वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आप लोग अपने जो भी प्रश्न वगैरह है आपका कि कैसे पढ़ा जाए, क्या करना है, नहीं करना है, तो सब लोग अपने क्वेश्चंस को लेकर के आइएगा। और कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है ऑनरेबल केवीएस मदान सर के साथ 9:30 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यही था गाइज आज के क्लास में। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली और